हाय एवरीवन, आज वैलेंटाइन डे है एंड आई एम श्योर कि आप लोगों ने अपने अपने तरीके से वैलेंटाइन डे को ज़रूर सेलिब्रेट किया होगा। सबसे पहले तो मैं आप सबको हैप्पी वैलेंटाइन डे कहता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस वैलेंटाइन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे अपने रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनका हार्ट ब्रेक आज हुआ है। ये तो लाइफ है, हमेशा चलते रहेगा। लेकिन इन सब के बीच में आज स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स का हार्ट ब्रेक हो गया है। आज इस वीडियो में इसके बारे में ही बात करूंगा कि आखिर क्यों आज स्टॉक मार्केट क्रैश होता हुआ नजर आया। चार्ट एनालिसिस भी करेंगे निफ्टी का लास्ट में, ताकि आपको पता चल पाए कि अगला प्रोजेक्टेड प्राइस निफ्टी का क्या हो सकता है, पूरे वीक निफ्टी कैसे परफॉर्म कर सकती है। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। मेरा नाम अनुराग है। मैं सनपी कैपिटल का फाउंडर हूँ, एक सेबी सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट हूँ और मेरा पैशन स्टॉक मार्केट है। और साथ ही साथ बता दूँ कि प्रोफेशन भी तो स्टॉक मार्केट ही है। आज का मार्केट काफ़ी पेनफुल नज़र आया। ऐसा नहीं है कि कुछ सरप्राइजिंग चीज़ें हुई है आज, क्योंकि लगातार पिछले कुछ सेशन से ऐसा हिंट मिल रहा था कि मार्केट तेज़ी से नीचे जा सकती है। इनफैक्ट लास्ट फ्राइडे वाले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से बढ़ती हुई इंडिया विक्स ने यह बता दिया था कि मार्केट में अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है और आपको केयरफुल रहना चाहिए। आज फिर से इंडिया विक्स बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आया है और वोलेटिलिटी तो आपको सामने देखने को मिल ही रही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर इतना ज़्यादा भारी गिरावट आखिर क्यों। निफ्टी 500 पॉइंट से ऊपर 532 पॉइंट के आसपास नेगेटिव होकर के बंद हुई। सेंसेक्स 1500 से ऊपर नेगेटिव, बैंक निफ्टी 1500 से ऊपर नेगेटिव। ये पूरा का पूरा मार्केट का टेस्ट जो है वैलेंटाइन डे को ख़राब करके गया है। रीजंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट रीज़न है, जो आप हेडलाइंस से फैमिलियर होंगे, हर न्यूज़ चैनल पे इसको कवर किया जा रहा है, वो है रसिया और यूक्रेन क्राइसिस को लेकर के। आपको पता होना चाहिए कि जो यूक्रेन है वो 1991 में जब यूएसएसआर का डिवीज़न हुआ था, अलग अलग कंट्रीज़ बने थे, तो उस समय यूक्रेन जो है वो रसिया से ही निकल करके बना था। 2013 में प्रॉब्लम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया रसिया और यूक्रेन के बीच में, जब यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट थे उस समय के, उनको रसिया का सपोर्ट था और जो सिटीजन थे उनका काफ़ी विरोध कर रहे थे, जिसके कारण फोर्सफुली यूक्रेन के प्रेसिडेंट को वहाँ से भागना पड़ा था और उसके लिए रसिया काफ़ी गुस्से में था। और अभी हालत ये है कि रसिया यूक्रेन के चारों तरफ, यूक्रेन के कंट्री बॉर्डर के आसपास अपने ट्रूप्स के संख्या बढ़ाते जा रही है, नंबर्स बढ़ा रहे हैं, जिसके कारण टेंशन बहुत ज़्यादा हो गया है। और आपको पता ही होगा कि रसिया पूरे वर्ल्ड का बिगेस्ट मिलिट्री पावर हाउस है। और ऐसे में ग्लोबल टेंशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि यूएस यूक्रेन के फेवर में बातें कर रहा है। तो वर्ल्ड की जो बिग इकोनॉमी है, बिग मिलिट्री हाउस जो है, बिगेस्ट पावर हैं, वो आपस में अगर कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, तो प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। न्यूक्लियर वार के भी सिनारियो बनते हैं। हालांकि ऐसा लगता है कि डिप्लोमेसी इतनी हाई है कि इस तरह की चीज़ें नहीं होगी, सॉर्ट आउट हो जाएंगे, लेकिन फिर भी टेंशन तो बरकरार है। और इस क्राइसिस की वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं वो रिस्की एसेट्स जैसे स्टॉक्स हैं, उनसे पैसा निकाल करके थोड़े से सेफ बेट जो हैं लाइक गोल्ड, इनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए सेल ऑफ बहुत ज़्यादा इक्विटी मार्केट में देखने को मिल रहा है और मार्केट तेज़ी से नीचे गिरते जा रही है। सेकेंड जो रीज़न है वो ऑयल प्राइसेस को लेकर के है। क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो रसिया यूक्रेन क्राइसिस के कारण बढ़ते हुए $95 पर बैरल को क्रॉस कर गया है और $100 पर बैरल का जो साइकोलॉजिकल लेवल है मोस्ट लाइकली उसको क्रॉस कर देगा। ऐसे में ऑयल का बढ़ना साफ साफ बताता है कि इन्फ्लेशन बड़ी तेज़ी से बढ़ते जाएगा और उसको कर्व करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। और वैसे भी जो एनर्जी और ऑयल की जो कंपनीज़ हैं वो काफ़ी घाटे में रही थी जब लॉकडाउन हुआ था, तो उनके पास भी अभी अपॉर्चुनिटी है थोड़ा सा पैसा बनाने के लिए। ऐसे में ऑयल का जो सप्लाई है वो थोड़ा डिस्टर्ब होगा
और डिमांड एज इट इज़ है तो प्राइसेस जो हैं तेज़ होते जाएंगे। इनफैक्ट मैं इंडिया के बारे में बात करूं तो इंडिया अपने ऑयल का जो नीड है उसका इंटायर जो इंडिया को ऑयल चाहिए उसका 80% जो है वो इंडिया इंपोर्ट करता है। तो उस केस में अगर ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो इंडिया को ज़्यादा डॉलर देना पड़ेगा सेम ऑयल इंपोर्ट करने के लिए, वो भी इंडियन इकोनॉमी के लिए, इंडियन रुपीज़ के लिए बहुत अच्छा नहीं है। यहाँ पे एक और बात आपको बताऊं कि आरबीआई गवर्नर का जो डॉविस स्टेटमेंट अभी आया था, डिस्पाइट ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ रहे हैं उसके बावजूद जो आरबीआई गवर्नर ने काफ़ी सॉफ्ट स्टैंस रखा था। FY 2023 का जो इन्फ्लेशन का प्रोजेक्शन है वो 4.5% का रखा है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आरबीआई को अपनी ये स्ट्रैटेजी, अपना जो रेट है उसको रिवाइज़ ज़रूर करना पड़ेगा इन्फ्लेशन को लेकर के, जो अभी करंट सिचुएशन है। ग्लोबल लेवल पे आपको तो पता ही होगा कि यूएस में जो इन्फ्लेशन है वो 30 ईयर में सबसे ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये बढ़ते हुए रसिया यूक्रेन क्राइसिस, ऑयल प्राइसेस के बढ़ने के कारण मार्केट कहीं ना कहीं काफ़ी जिटरी हो चुका है। चार्ट जो है निफ्टी का वो काफ़ी बियरिश रहा है और मैंने एक्सप्लेन भी किया था। अभी फिर से निफ्टी का चार्ट ज़रा देखते हैं और उसके बाद एक्सप्लेन करता हूं मैं यहाँ पे इस चार्ट पे कि क्या प्रोजेक्टेड प्राइस रेंज निकल करके आते हैं। तो ज़रा चार्ट पे देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये है निफ्टी का चार्ट और मैंने 1 आवर का चार्ट लिया है ताकि जो व्यू है वो कल के लिए, परसों के लिए, 2-3 दिन के लिए रहे। तो क्या स्ट्रक्चर निकल करके आता है, तो मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि आज तो आपने देखा होगा किस तरह का फॉल है, लेकिन जो स्ट्रक्चर निकल करके आता है वो यहाँ से अगर मैं एक ड्रॉ करता हूँ तो ये मुझे एक लाइन नजर आती है, यानी ये जो लेवल है जहां पे आज मार्केट रुका है 16,819, वो एक खासा सपोर्ट है। मुझे लगता है कि इस सपोर्ट को मोर एंड लेस होल्ड जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर ये होल्ड नहीं किया तो ट्रस्ट मी बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकती है लोगों को। क्योंकि अगर आप लेवल वाइज बात करेंगे तो मुझे कुछ इस तरह का भी पैटर्न देखने को मिल रहा है। ये देखिए, आप समझ सकते हैं ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है जो डिस्टर्ब कर सकता है। तो ये वाला लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद काफी मुश्किलें हो सकती है। मेरा खुद का ये कॉन्फिडेंस ये कहता है कि अगर जो प्रॉब्लम है रसिया और यूक्रेन का, अगर वो थोड़ा सा भी ईज ऑफ होता है तो एक बाउंस बड़ा अच्छा आ सकता है। कल के लिए मैं देखता हूं कि किस तरीके से इसकी ओपनिंग होती है। इसके नीचे अगर 16,800 के नीचे अगर ओपनिंग हुई तो बहुत जल्दी 200-300 पॉइंट का और हम स्लाइड देख सकते हैं। अदरवाइज यही रहा, एक रिवर्सल भी देख सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि मार्केट काफी क्रिटिकल जगह पे है और पैटर्न्स भी मार्केट जो है वो उस तरह से बना रही है। एक और पैटर्न आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो ये देखिए वेज पैटर्न भी नजर आ रहा है बड़े लेवल पे, और वेज पैटर्न का जो लोअर लेवल है वहां पे आकर के निफ्टी रुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होने वाला है और मैसिव सेलिंग हुई है। बहुत सारे इंडिकेटर्स जो है वो शॉर्ट सेलिंग ओवरसोल्ड बता रहे होंगे, तो मेरे हिसाब से एक रिवर्सल तो इस लेवल पे बनता है। बाकी अभी देखना होगा कि ओवरनाइट सिंगापुर निफ्टी क्या रहता है, सुबह एशियन कैसे ओपन होते हैं। तो फ्रेंड्स अभी आपने चार्ट पे देखा कि किस तरीके से हर एक टाइम फ्रेम में निफ्टी तेज़ी से नीचे जाते हुए गई है। लेकिन यहाँ पे एक बात मुझे थोड़ी पॉजिटिव लगती है कि कभी भी वर्ल्ड वॉर थर्ड का सिचुएशंस आना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि न्यूक्लियर पावर बहुत सारे कंट्री हो चुके हैं। ऐसे में डिप्लोमेसी का बहुत बड़ा रोल होता है एंड आई एम श्योर कि बड़ी जल्दी ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ऐसे रिटेलर्स जो 2020 में अकाउंट ओपन किए हैं, कोरोना टाइम में उन्होंने अकाउंट ओपन किया था, पैसे अच्छे बनाए थे, अब उनका क्या हो गया या उनके अप्रोच क्या होने चाहिए। तो मैं आपको साफ साफ ये बता करके चलूँ कि हर जो मार्केट होती है वो बाय ऑन डिप्स नहीं होती है। कई बार आपको मार्केट से काफ़ी दूर भी रहना पड़ता है, और अगर आप मार्केट से अभी दूर रहेंगे तो आप अपने लिए थोड़ा बेहतर ही करेंगे। नॉट हैविंग अ पोजीशन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ हैविंग अ पोजीशन।
आपके पास कुछ भी पोजीशन नहीं है, वो भी एक तरह का आपका स्टैंड है, तो उस पे ही आप रहिए। आप बिगनर्स हैं, आप लॉसेस डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे और आपके लिए काफ़ी पेनफुल होगा, और आप अपने मेंटर को, एनालिस्ट को, फ्रेंड को, फैमिली को आप अपने लॉसेस का जिम्मेवार मानना शुरू कर देंगे। इससे पहले ये हरकतें आप करना शुरू करें, मैं आपको वार्न करता हूँ कि आप मार्केट से थोड़ा सा दूर रहें। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो इंडिया विक्स को 15, 17, 14 के आसपास आने दीजिए। उसके बाद जब वोलेटिलिटी काफ़ी कम हो जाएगी तो फिर मार्केट में दोबारा उतरिएगा। यह मार्केट कभी बंद होने वाली नहीं है। तो यही मेरा सिंपल सजेशन होगा बिगनर्स के लिए। प्रोफेशनल ट्रेडर तो अपने हिसाब से अच्छे तरीके से ट्रेड करते ही हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा और मार्केट कहाँ से रिकवरी दे सकती है, इसके बारे में अपना कमेंट सेक्शन में जा कर के ज़रूर पोस्ट करें। साथ ही साथ अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्टेड नहीं हैं लाइव मार्केट के दौरान हमारे स्टॉक मार्केट एनालिसिस और अपडेट्स के लिए, तो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा। उस चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही साथ आप हमसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कोरा और लिंक्डइन पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।